हिंदी दिवस के अवसर पर आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। हिंदी दिवस के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करूँगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरे विचार पसंद आएंगे। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को मनाया जा रहा है और हिंदी दिवस 5 सितंबर को हमने शिक्षक दिवस मनाया था और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी दिवस के बारे में मैं बता जा रहा हूँ। हिंदी कैसे आई? हमारे देश जो था वो सिंध था। सिंध को फारसी में सै का है हो जाता है तो हिंद हो गया और हिंद देश की भाषा हिंदी कहलाई। और इस तरह से हिंद देश की भाषा हिंदी को 14 सितंबर 1949 को हमारे देश में राजभाषा का दर्जा दिया गया और आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी दिवस मनाने का क्या औचित्य है? क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं वह हिंदुस्तान है। हर एक देश की अपनी भाषा होती है। ऐसे ही हमारा देश जो भारत है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं उसकी भी अपनी भाषा है जिसे हिंदुस्तान की भाषा जो है वो हिंदी है। और हमें अपने ऊपर गर्व करना चाहिए। जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा भी है, निज भाषा उन्नति अहे, निज भाषा उन्नति अहे, निज उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। अर्थात अपनी भाषा से ही अपने देश की उन्नति हो सकती है। अपने विचार हम अपनी भाषा में ही व्यक्त कर सकते हैं। अपने दुखड़े हम अपनी भाषा में ही सुना सकते हैं। दूसरी भाषा में हम अपने दुख को व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए हमारी पहचान हमारी मातृभाषा हमारी हिंदी है। इसलिए हमें हिंदी को अपनाना चाहिए। हिंदी की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में बताता हूँ। हमारे देश में 4 वेद हैं जिसको ईश्वर की वाणी कहा जाता है। हमारे देश में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सभी की भाषा जो वेद हैं वैदिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत से फिर लौकिक संस्कृत आई। क्योंकि लोगों को वैदिक संस्कृत समझने में मुश्किल आने लगी तो उन्होंने फिर लौकिक संस्कृत को अपनाया। और जब लौकिक संस्कृत लोगों की समझ से धीरे धीरे बाहर होने लगी फिर उन्होंने प्राकृत भाषा को अपनाया। प्राकृत भाषा में अपने विचार व्यक्त करने लगे और फिर प्राकृत के बाद जो भाषा आई वो अपभ्रंश आई। अपभ्रंश भाषा में जो साहित्य लिखे जाने लगा और फिर अपभ्रंश के बाद शौरसेनी आई, मागधी आई, अर्धमागधी आई। इस तरह से अनेक भाषाओं का सिलसिला चलता रहा और ये संस्कृत से ही निकली गई सारी भाषाएं हैं। इन्हीं भाषाओं से जो भाषा शौरसेनी से आई है वो शौरसेनी से निकली हुई भाषा हमारी हिंदी भाषा है। इसलिए संस्कृत भाषा को सब भाषाओं की जननी कहा जाता है। हमारे देश में जो हिंदी भाषा बोली जा रही है उसका साहित्य भी बहुत विशाल है। हमारे हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। पहला है आदिकाल। आदिकाल 1050 से 1375 का समय आदिकाल का माना जाता है। आदिकाल में अधिकतर जो वीर गाथा काव्य है वो लिखा गया। इसमें वीरताओं का वर्णन है। वीरता का वर्णन इसमें किया गया है और वीरता के वर्णन के द्वारा जो आश्रय कवि थे उन्होंने उनकी वीरता का जो है वर्णन किया है। और जो वीरता का वर्णन किया है ये जगनिक, पलमार, रासो, इस आदिकाल में रासो ग्रंथ अधिक लिखे गए हैं जो वीरता से संबंधित लिखे गए हैं। इसलिए आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से भी पुकारा जाता है। धीरे धीरे जब मुगलों का आक्रमण होने लगा, मुगलों ने हमारे देश में आ गए, तब लोगों में एक भक्ति की भावना जागृत हुई और वही भक्ति की भावना थी जो भक्ति काल कहलाया। भक्ति काल का समय 1375 से 1700 तक माना जाता है। 1375 से 1700 तक माना जाता है। ये भक्ति काल होते हैं। इसमें कबीरदास जी उत्पन्न हुए।
कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। कहते हैं कि इनको लहर तारा नामक तालाब के किनारे एक ब्राह्मणी छोड़ आई थी। क्योंकि ये एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, लोक लाज के डर से वह उनको लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ आई और इसके नीमा और नीरू नामक एक दंपति जुलाहे ने इनका पालन पोषण किया। कबीर दास जी पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अब जो ये गाते थे वो दोहे, वो इनके जो शिष्य थे उन्होंने उनका वर्णन किया है। कबीर दास जी ने स्वयं कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात मैंने कागज को छुआ नहीं है, न ही कलम हाथ में पकड़ी है। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि कबीर दास जी जो थे अनपढ़ थे। और कबीर दास जी ने अपना गुरु जिसे बनाया वो थे रामानंद। रामानंद के बारे में कहा जाता है कि कबीर दास जी ने रामानंद को अपना शिष्य बनाने से पहले जो थे कबीर दास जी काशी के मंदिर की सीढ़ियों पर लेट गए थे और जैसे ही रामानंद का पैर कबीर दास जी की छाती पर पड़ा तो रामानंद ने राम राम कहा। तब से इन्होंने रामानंद को अपना गुरु बना लिया और रामानंद को गुरु बनाने के लिए इन्होंने राम का ही वर्णन किया है और राम इनके काव्यों का प्रमुख विषय है। और कबीरदास जी सत्य पर बल देते थे। इसके और बहुत सारे कवि हैं, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, बहुत सारे हैं। उन सभी ने जो है इसको अपनाया है। साहित्य में भक्ति है। इस तरह से भक्ति काल में भक्ति का प्रचार हुआ। इस युग को, भक्ति काल युग को हम स्वर्ण युग भी कहते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि सबसे अधिक साहित्य की रचना और सबसे अधिक उत्कृष्ट साहित्य की रचना इस काल में हुई है, भक्ति काल में। इसलिए भक्ति काल सभी कालों में स्वर्ण युग माना जाता है। भक्ति काल के बाद आता है रीतिकाल। 1700 से 1900 तक का समय, 1700 से 1900 तक का समय रीतिकाल माना जाता है। रीतिकाल में रीति से संबंधित जो है वो साहित्य लिखे गए। इस समय के जो राजा थे, जो महाराजा थे, वो सब श्रृंगार युक्त रचना कवियों से सुनना पसंद करते थे। वो विलास, भोग विलास में डूबे हुए थे। इस तरह के वो राजकाज का अपना कार्य भी भुला चुके थे। इस तरह से बिहारी इस काल के कवि हैं। बिहारी, ठीक है, देव, मतीराम, इस काल कुछ भूषण जैसे वीर कवि भी हुए हैं जिन्होंने छत्रसाल, शतक, छत्रसाल सूर्य आदि के बारे में लिखा है। इस तरह से बिहारी ने भी राजा को सही मार्ग पर लाने के लिए एक दोहा लिखा था, नहीं प्राग मधुकर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कलीसो बंधियो आगे कौन हवाल। यानी राजा का इस दोहे पर, यह दोहा पढ़कर इतना असर हुआ कि वो जो अपनी नई नवेली पत्नी के भोग विलास में डूबे हुए थे उनको ज्ञान प्राप्त हो गया और वे सन्मार्ग पर आ गए और राज्य की तरफ ध्यान देने लगे कि अभी जिस पत्नी के साथ तुम्हारा विवाह है अभी तो वह कली है, अभी तो फूल नहीं बनी है, जब फूल बनेगी तब तुम्हारी क्या अवस्था होगी। इस तरह से जो बिहारी ने एक राजा को सन्मार्ग पर लगा दिया। इस तरह से श्रृंगारिक जो रचना थी वो उन्होंने लिखी है। बिहारी ने मात्र 712 दोहे लिखे हैं और उन्हीं से वो संसार भर में प्रसिद्ध हो गए। बिहारी सतसई उनकी जो रचना है वो उनसे पता चलता है कि इसमें कितने भक्ति से संबंधित दोहे भी, नैतिकता से संबंधित भी है और श्रृंगारिकता से संबंधित भी दोहे हैं। इस तरह से जो 1900 के बाद जो शुरू हुआ काल उसे कहते हैं आधुनिक काल। 1900 ये सन 1900 ये सन 1850 से लेकर है और संवत 1900 से माना जाता है। इसलिए 1850 सन से और 1900 संवत से ये माना जाता है। इसमें बहुत सारे युग आए हैं, जैसे भारतेंदु युग।
इसमें भारतेंदु युग की कविता हैं। द्विवेदी युग, इसमें मैथिली शरण की साकेत वगैरह कविताएं हैं। और भी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग में छायावादी कवियों की कविता है। फिर आया प्रगतिवादी युग, जिसमें निराला, दिनकर आदि कविता हैं। इसी तरह से जो प्रयोगवाद, जिसमें अज्ञे की कविता है, जो नई कविता हैं। और सणिकाएँ भी आजकल जो हैं आधुनिक की कविताएं मानी जाती हैं, जो आजकल सणिकाएँ हैं। इस तरह के हमारे देश में हिंदी का विकास चरमोत्कर्ष है और आगे विकास होता ही रहेगा। आज हिंदी केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि संसार में पढ़ाई जा रही है और एक भाषा के रूप में सब इससे ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। इसलिए हमें हिंदी को अपनाना चाहिए और हिंदी हमारे लिए गौरव की बात है। आओ हम हिंदी का मान बढ़ाएं और प्रेमचंद जी के शब्दों में यही कहें, निज भाषा उन्नति अहे, निज उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। जय हिंद, जय भारत।